हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं हमेशा की तरह? जल्दी बताएं, अच्छे ही होने चाहिए। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th में 5 चैप्टर हमने बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से विद द कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म किए हैं। आज हम 6 चैप्टर के लिए बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो हम मेन चैप्टरों के लिए बात करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, पेपर की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपके बेहतर नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है त्रिभुज। यानी चैप्टर नंबर है आपका त्रिभुज, मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल की अगर हम बात करें बेटा, ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? त्रिभुज पढ़ना, यानी ट्राइंगल पढ़ना है हमें। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में हमें जानना है। तो आपको पता है, विशेष करके अगर मैं इंपॉर्टेंट छोटी सी डेफिनेशन दूँ कि त्रिभुज क्या होता है, 3 आसंरेख बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति को, 3 आसंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? त्रिभुज कहलाती है। राइट। 3 आसंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज कहलाती है। आसंरेख मतलब कि एक ही रेखा में ना हो, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं, है ना। आसंरेख मतलब नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि आपके एक ही रेखा में हो, और देखो नॉन कोलिनियर मतलब एक ही रेखा में ना हो। त्रिभुज एक ही रेखा में ना हो, यानी कह सकते हो आप कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इनको मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है आपकी? इनको मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक ही रेखा में नहीं है। इनको मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज के ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है बेटा? आपके शीर्ष हैं। क्या है बेटा आपके पास? शीर्ष, यानी शीर्ष ए, बी और सी। समझ रहे हो? भुजा है आपके पास ए बी, ए सी और बी सी। समझ रहे हो? ए बी, ए सी और बी सी। और यह है कोण ए, कोण बी और कोण सी, है ना। ये 3 कोण होते हैं, यानी आपके पास 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं। अगर इसको वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, भुजा को साइड बोला जाता है इंग्लिश में, यानी 3 साइड होती हैं, और ये एंगल बोला जाता है। राइट, एंगल हो जाता है। ये एक बेसिक नॉलेज हो गई, और बेसिक हमारी भाषा हो गई। 3 कोण होते हैं इनके पास, 3 ही इसकी भुजा होती हैं, और 3 ही इसके शीर्ष होते हैं, यानी वर्टेक्स होते हैं। राइट, ये बेसिक बात हमारी हो गई त्रिभुज के बारे में। अब थोड़ा सा आगे विस्तार करें। आपने 9th क्लास में आपने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था, त्रिभुजों का कुछ अध्ययन किया था। अध्ययन करने का मतलब उसकी प्रॉपर्टी, कुछ गुण धर्म के बारे में आपने, विशेषताओं के बारे में जाना। यानी कैसे कि हम बात करेंगे, आपने एक चीज़ जानी होगी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी आपने 9th में पढ़ी होगी, जिसका नाम था आपका सर्वांग समता। सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रेंट फिगर किसे कहते हैं? सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रेंट फिगर या सर्वांग समता आकृतियाँ। सर्वांग समता आकृतियाँ कौन सी होती हैं? सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती हैं? सर्वांग सम कह सकते हो, या सर्वांग समता भी कह सकते हो। सर्वांग सम कहो आप, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती हैं, ये इसके बारे में आपने अध्ययन किया था किसमें? 9th में। राइट, सर्वांग सम की आपने आकृतियों के बारे में, कॉन्ग्रेंट फिगर के बारे में आपने जाना। सर्वांग सम आकृतियों को मैं एक बार फिर बता देता हूँ। तो सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है? 2 कंडीशनें रखती हैं, इससे 2 कंडीशन डिफाइन होती हैं। 2 कंडीशनों के ऊपर चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। कौन कौन सी सर 2 कंडीशन? नंबर 1 कि भैया इनकी जो आपका साइज, यानी समान आकार यानी मतलब आपकी शेप होनी चाहिए। नंबर 2
समान आकार होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, समान आमाप होनी चाहिए, आमाप होनी चाहिए, ठीक है, समान आमाप होनी चाहिए, समान आकार समान आमाप होनी चाहिए, यानी आपके पास शेप और साइज होनी चाहिए। यानी शेप और साइज दोनों अगर एक ही आकृति की बराबर है, यानी शेप देखने में भी एक जैसी है और उसका क्षेत्रफल यानी परिमाप वगैरह सब कुछ समान है, तो वो आकृति कैसी कहलाएंगी, आपकी सर्वांग समाकृतियां कहलाती हैं, राइट। कैसी आकृतियां कहलाती हैं, सर्वांग समाकृतियां कहलाती हैं। वे आकृतियां जिनके आकार और शेप यानी आपका साइज जो है, आपका शेप और साइज दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, वे आकृतियां कैसी कहलाती हैं, आपकी सर्वांग समाकृतियां कहलाती हैं। यानी ये आपने 9th का कॉन्सेप्ट था। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है सर, फिर मैंने कहा ठहरो मैं बताता हूँ आपको सर्वांग समाकृतियां, फिर मैं बता देता हूँ, यानी आपके देखने में भी एक जैसी हो और उनका क्षेत्रफल परिमाप वगैरह भी कैसी हो, एक जैसा हो। सर एक एग्जाम्पल ले लो, मैंने कहा देखो एक वर्ग लिया मैंने, यहाँ पे देखो ये भी वर्ग लिया मैंने, तो ये वर्ग मैंने लिया, इसका मान लो इसकी भुजा कितनी है, 4 मीटर है, तो इसकी भी भुजा कितनी होगी बेटा, 4 मीटर होगी। आपको पता है दोनों आकृतियां देखने में भी एक जैसी है, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक आएगा, परिमाप निकालेंगे तो भी समान आएगा, यानी दोनों आकृतियां कैसी हो गई आपस में, सर्वांग समाकृतियां कहलाती हैं, राइट। कैसी कहलाती है, सर्वांग समाकृतियां आपकी कहलाती हैं, राइट। यानी अगर मैं ये कहूँ कि भैया मेरे पास ये वर्ग है 2 मीटर का और एक क्या है मेरे पास 4 मीटर का है, कि दोनों आकृतियां सर्वांग समाकृतियां कहलाएंगी, ये कभी भी सर्वांग समाकृतियां नहीं कहलाएंगी, राइट। क्यों, क्योंकि आपको पता है देखने में जरूर एक जैसी है, क्योंकि दोनों वर्ग हैं देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे, दे आर द वेरी डिफरेंट, दोनों ही कैसे ही है, बिल्कुल अलग अलग होंगे, कैसे ही है, बिल्कुल अलग अलग होंगे, तो यानी ये दोनों सर्वांग समाकृतियां नहीं है, राइट। बात समझ में आ रही है ना। सर्वांग आकृतियां जो देखने में भी और उनकी साइज और शेप दोनों ही कैसे हो, समान हो, राइट। बहुत आराम से विस्तार से बात कर रहे हैं। अब सर क्लास 10th का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पहले त्रिभुज के बारे में जाना, फिर हमने वो जाना कि सर्वांग आकृतियां क्या कहलाती हैं, क्या होती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आगे हम जो पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। यानी अब हमें जो पढ़ना है समरूप आकृतियां, जो है समरूप आकृतियां क्या होती हैं, इसके बारे में हमें यहाँ 10th में पढ़ना है। यानी सिमिलर फिगर क्या होते हैं, इस बारे में हमें चर्चा यहाँ करनी है। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, इस बारे में हमें चर्चा यहाँ करनी है। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, यहाँ पे हमें इस बारे में चर्चा करनी है। यानी सिमिलर फिगर जो होते हैं कि बेटा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजें अगर हम करते हैं, यहाँ पे समान आकार यानी शेप जो है, दोनों आकृति, दो आकृतियां समरूप, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो आप इसको, हम ऐसे डिफाइन करेंगे इसको। देखिए मेरी बात, दो आकृति समरूप कहलाती हैं यदि और केवल यदि जिनकी पहली कंडीशन मैं कह सकता हूं, मैं अपने हिसाब से कि समान आकार और समान आमाप, यानी समान आकार हो, यानी शेप कैसी हो, समान आकार हो, लेकिन जरूरी नहीं है क्या वो समान आमाप हो, राइट। ऐसे लिख देते। दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि और केवल यदि समान आकार हो
लेकिन जरूरी नहीं है समान आमाप भी हो। यानी शेप कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। शेप कैसी होनी चाहिए उनकी, बराबर, यानी देखने में कैसी हो, देखने में कैसी हो, एकदम एक जैसी हो। अगर उनका क्षेत्रफल परिमाप वगैरह कुछ और भी है, आमाप उनका कैसा डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूँ, सिंपल सी बात है, ये भैया देखो इसका ये है सलमान खान, ये भी दूसरा क्या हो गया बेटा सलमान खान। तो ये देखो दोनों देखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये देखने में एक जैसे हैं, दोनों इंसान हैं, एक जैसे ही हैं। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपकी समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, समरूप आकृतियाँ। अब मैं इस सलमान खान को, इसको मैं तुलना करूँ किसी भैंसिया से, किससे बेटा, भैंसिया से। ये क्या है, हमारी भैंसिया है ना। इस भैंसिया से हम तुलना करें तो ये आप, ये दोनों आपको पता है, ये दोनों एक दूसरे से देखने में एक जैसे हैं। यानी आप जानते हो, यानी ये बफेलो है हमारी, कौन सी है, बफेलो। अब ये बफेलो यानी भैंस जो है, भैंसिया हमारी, क्या इसके समान है, एक जैसी है देखने में, नहीं है ना। तो ये कभी समरूप आकृतियाँ कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। समरूप आकृतियाँ मतलब कि रूप कैसा हो, रूप एक जैसा हो। रूप कैसा हो बेटा, रूप एक जैसा हो। यानी रूप एक जैसा होगा तो वे समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। यानी रूप एक जैसा हो, भैंस के बराबर, दूसरी भैंस लेंगे, दूसरी बफेलो लेंगे, तो दोनों कैसी हो जाएंगी, समरूप आकृति हो जाएंगी। यानी देखने में कैसी होनी चाहिए, हमेशा देखने में कैसी होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए। मेरे डियर विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूप रंग यानी रूप कैसा हो, रूप एक जैसा हो, रूप एक जैसा हो। जिन आकृतियों का रूप एक जैसा होगा वो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं, समरूप आकृतियाँ। यानी सर मैंने एग्जाम्पल लिया अभी, दो इंसान एक जैसे समरूप हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि भैया अब देखो, मैंने अगर ये मार्कर लिया, यानी इसके कैसी होगी, समरूप आकृति जैसे होना चाहिए। अब पेन क्या इसके बराबर समान हो सकता है, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो समझ रहे हो ना, एक जैसी होनी चाहिए। यानी आपको सर्वांग सम और समरूप, यानी सर्वांग सम में से यानी आकार और आमाप दोनों ही समान होने चाहिए, लेकिन समरूप आकृति में आकार कैसा हो, अलग अलग हो सकता है, लेकिन आमाप कैसा होना चाहिए, आपका हमेशा समान होना चाहिए। आमाप कैसा होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए। राइट, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या, समझ में आया। यानी आपको समरूप आकृति समझ में आई। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप ले सकते हो। जैसे मैंने कहा, और एग्जाम्पलों को लेता हूँ। चलो भैया मैंने और लिया, जैसे कहा सर अभी और लो, हम अब तो अभी तो हम, मैंने कहा लो भैया एग्जाम्पलों की छड़ी लगा देंगे। मैंने कहा एक रेखा ये है और एक रेखा ये दोनों रेखा समरूप होंगी, आपको कोई बिल्कुल होंगे। क्या ये सर्वांग सम भी होंगी, सर ये समरूप तो होंगी। ए रेखा बी के समान देखने में कैसी है, आपके एक जैसी है। आकार बड़ा हो सकता है लेकिन शेप तो एक जैसी है ना, दिखने में तो एक जैसी है ना, कैसे होंगी, समरूप होंगी। मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल लो, एक छोटा व्रत ले लो, एक बड़ा व्रत ले लो। क्या ये छोटा व्रत जो है, क्या इस बड़े व्रत के देखने में एक जैसा है या नहीं है, क्षेत्रफल अलग हो सकता है, परिमाप अलग हो सकता है, लेकिन सर परिमाप तो होता नहीं, सरकमफेरेंस में परिधि अलग हो सकती है, लेकिन देखने में कैसे एक जैसे ही समरूप है। बात समझ में आ रही है। आप देखो तीसरा नंबर कि छोटा त्रिभुज मैंने लिया, एक छोटा त्रिभुज लिया, अब मैंने भैया ये छोटा त्रिभुज लिया, एक बड़ा त्रिभुज, ये देखने में एक जैसे नहीं है, देखने में एक जैसे ही, लेकिन इनका साइज अलग अलग है, वो अलग बात है। यानी है तो देखने में एक जैसे। अच्छा भैया चलो ठीक है, मैंने कहा कि मैं भैया ताजमहल बना रहा हूँ, एक मैंने बनाया छोटा ताजमहल लेके आया, मैं ताजमहल कैसे बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ये है हमारा ताजमहल, और मैंने दूसरा भी ताजमहल बनाया, ये भाई साहब कहीं से लग नहीं रहा पर मान सकते हैं हम ये ताजमहल है। यानी ये दोनों देखने में तो एक जैसे होंगे, दोनों में एक देखने में एक जैसे होंगे, एक छोटा एक बड़ा, साइज अलग हो सकता है लेकिन देखने में एक जैसे ही, तो ये कैसे कहलाएंगे, समरूप आकृति कहलाएंगे। तो ऐसे हम हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने दो रेखाएं ली देखने में जैसे, दो वृत्त लिए, आपने दो त्रिभुज लिए, है ना, आपने दो इंसान लिए, और आपने एक इंसान को एक भैंसिया से तुलना किया बफेलो से, तो क्या ये आपकी समरूप आकृतियाँ थी, नहीं थी। क्लियर हुआ। सिमिलर फिगर कौन से हुआ, जो देखने में रूप रंग कैसा हो उनका एक जैसा हो, भाई साहब एक जैसा बिल्कुल, तो वो कैसे कहलाते हैं, आपके समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। राइट, ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पलों की बात समझा। अब मेरी एक बात समझना है यहाँ पे, मेरी एक बात समझना है यहाँ पे, क्या सभी सर्वांग सम आकृतियाँ, क्या देखो क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या सभी सर्वांग सम आकृतियाँ
समरूप हो सकती हैं? क्या सभी सर्वांग संग आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं? तो भाई साहब जब सभी सर्वांग संग आकृतियाँ समरूप हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये होगा यस, क्योंकि सर्वांग सम आकृति तो समान आकार भी होगा, समान साइज भी होगा, यानी देखने में भी एक जैसी होंगी और उनका क्षेत्रफल, यानी इसमें कंडीशनें ज़्यादा हैं, यानी इसकी कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है। यानी सर्वांग समरूप आकृति में केवल क्या होना चाहिए, आपका समान, इतनी शेप कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो समान भी शेप भी है और आपका आकार भी कैसा सेम है। तो सर्वांग सम आकृति, प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप आकृतियाँ होती हैं। क्या प्रत्येक समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो सकती हैं? क्या प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम हो सकती हैं? यहाँ कहेंगे नो, कि प्रत्येक समरूप आकृति, ध्यान से मैंने नोट कर सकते हो, यहाँ पे नोट डालो कि प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ नहीं होती हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? अब चलो, अब मैं आगे चलता हूँ इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए। अब भैया ये तो हमारी रियल लाइफ से बात हो गई थोड़ी सी, अब थोड़ा मैथमेटिकली बात कर लेते हैं हम। थोड़े से चर्चे होंगे खास, तभी तो बात बनेगी। तो हमेशा याद रखना, दो समरूप आकृतियां के लिए समरूप आकृतियां कब कहेंगे? पहली, उसके संगत कोण कैसे होने चाहिए? उसके संगत कोण समान हो। संगत कोण कैसे हो? समान होंगे। कैसे होंगे? समान हो। नंबर 2, उसकी संगत भुजाएं, उसकी संगत भुजाएं उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हों, अनुपातिक हों, यानी एक ही अनुपात में होने चाहिए। कैसे? समान अनुपातिक, अनुपातिक मतलब कि सभी कैसे होने चाहिए, यानी समान अनुपाती हों, या अनुपातिक कह सकते हो, समान अनुपाती कह सकते हो, बात एक ही है ना। यानी कैसे होनी चाहिए? एक ही अनुपात में होनी चाहिए। यानी कैसे हो सकती है? लिख सकते हैं एक ही अनुपात में होनी। सर क्लियर करो, थोड़ा सा क्लियर करो सर, विस्तार से क्लियर करो थोड़ा सा। मैंने कहा लो भैया टेंशन मत लो यार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा ये दोनों आकृतियाँ हैं, ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये कोई आपके सी है, ये कौन सा आपका मान लो पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, कि मैंने अगर सर्वांग सम आकृति दिखाने तो पहले इनके संगत कोण कैसे बराबर होने चाहिए? इसके कोण ए के संगत कौन सा होगा? कोण पी होगा। यानी ए किसके बराबर होना चाहिए? पी के। कोण बी किसके बराबर होना चाहिए बेटा? कोण क्यू के, क्योंकि बी किसके बराबर होगा? क्यू के। और कोण जो आपका सी किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी, सी किसके बराबर होना चाहिए? आर के। ये कोण आर के होना चाहिए, राइट। और इनकी संगत भुजा किसकी होनी चाहिए बेटा? ए बी बराबर होनी चाहिए किसके बेटा? पी क्यू के।
यानी आपको ए बी भुजा जो है किसके बराबर, ये इसकी भुजा के यही तो बराबर होगी, सॉरी अनुपात में ए बी का अनुपात अपॉन पी क्यू का अनुपात, यानी समान अनुपात, ये संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं यानी ए बी के संगत कौन सी है, पी क्यू बराबर ए सी के संगत कौन सी है, पी आर, और बी सी के कौन सी बेटा आपकी, बी सी के है कौन सी बेटा, क्यू आर, बी सी के कौन सी है बेटा आपकी, क्यू आर। यानी इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। यानी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दोनों कंडीशन कैसी हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स कि दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, सर्वांग सम है, दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, सर्वांग सम है। सर मैंने माना फॉर एग्जाम्पल, मानो मैंने लिया यहाँ पर 10, यहाँ लिया मैंने 20 और यहाँ लिया मैंने 40, और मैंने मानो कि यहाँ लिया 20 और यहाँ लिया मैंने कितना 40 और यहाँ लिया मैंने 80, ठीक है ये लिया। और मैंने मान लो ये मैंने लिया कितना, ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गई, तो ये 45 और ये भी 45, राइट। तो ये भी कितना 90 हुआ, तो ये भी कितना हुआ 45, ये भी कितना हुआ 45। यानी आप देख रहे हो कि कोण ए दोनों, कोण ए और पी दोनों बराबर हैं, सब बराबर हैं। अब मैं अनुपात लेता हूँ कि मैंने कहा 10/20 कि ये कितना 10 और ये कितना 20, ये कितना है 20 और ये कितना है 40, तो 20/40 और ये कितना है 40/80, राइट। तो इनको काटोगे कितना आएगा सबका 1/2, 1/2 और 1/2, समझ लो 1/2, 1/2, 1/2, राइट। क्लियर है। यानी दोनों आकृतियाँ कैसे हो गई यहाँ पे, सर्वांग समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी, राइट। क्लियर है, समझ में आया। अब हम थोड़ी, ये हमारा विस्तार हो गया, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं किसके ऊपर, आपकी एक्सरसाइज 6.1 यानी पहली एक्सरसाइज को निपटाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से और बेहतर कॉन्सेप्टों के साथ, राइट। चलिए चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट 6.1 का। डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बुकों में, ये पुरानी बुक से ही मैं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन लगाने से मतलब है हमें तो, ठीक है। कि क्वेश्चन में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरो। कि सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं। फर्स्ट है कि सभी व्रत होते हैं, ध्यान से बताओ, सभी व्रत होते हैं। सर्वांग समय समरूप, सर्वांग समय समरूप, जल्दी, सर्वांग समय समरूप। आपको पता है कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई और बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते। जरूरी नहीं कि सभी व्रत सर्वांग सम हो, लेकिन देखने में तो सभी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, यानी रूप तो एक जैसा होगा, यानी सम, ये गारंटी है कि ये कैसे होंगे, समरूप जरूर होंगे, राइट। क्लियर है। पहले का आंसर समरूप। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग में आकार में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखने में कैसे होंगे, तो कैसे होंगे, समरूप होंगे, राइट। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज। इसने क्या कहा है कि प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इनकी दो भुजाएं बराबर हों। जरूरी नहीं है कि दो भुजा अगर बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी बराबर हो, बात समझना, तीसरी भुजा भी बराबर हो, लेकिन ये जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसा हुआ, अपने आप में समरूप होगा, क्योंकि उनका देखो क्षेत्रफल, दोनों समबाहु त्रिभुज का मतलब इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, राइट। तीनों भुजाएं कैसी हों, आपस में बराबर हों। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो आपस में दोनों आकृतियां कैसे होंगी, समान होंगी, यानी तीनों का अनुपात कैसा आएगा, बराबर आएगा। यानी प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समझे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कब क्या होंगे, उनके संगत कोण कैसे हों, आपस में बराबर हों, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे हो, समान अनुपात में हो, राइट। संगत भुजाओं के अनुपात कैसे हो, समान अनुपात हो। यानी आपका क्या आएगा, पहला आएगा बराबर, फिर आएगा उनकी संगत भुजाओं के समान अनुपात में होने चाहिए, राइट। तो बराबर और समान अनुपात में, समान अनुपाती होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है।
समरूप आकृति आपको पहनते हो कि पहला मान लो कि अगर दो वृत्त हो सकते हैं, दो वृत्त हो सकते हैं जिनकी त्रिज्या कैसी हो आपस में, दो वृत्त हो सकते हैं, दो वृत्त हो सकते हैं आपके आपस में जिनकी त्रिज्या कैसी हो, समान हो, यानी देखने में भी कैसे हो, जिनकी संकेंद्रीय वृत्त हो, यानी दो वृत्त आपस में कैसे होते हैं, इसने क्या कहा समरूप ही क्या ना। अच्छा ठीक है, समरूप आकृतियां हैं तो दो वृत्त जो संकेंद्रीय हैं, संकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र कैसा हो, संकेंद्रीय हो, जिनका केंद्र कैसा हो, आपस में समान हो, दो वृत्त जिनका संकेंद्रीय हो तो वो समरूप आकृति हो। दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, तो दो समबाहु त्रिभुज भी कैसे होंगे आपस में, समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे आपस में, समबाहु त्रिभुज हमेशा कैसे होते हैं आपस में मेरे डियर भाइयों, समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे आपस में, समरूप होंगे। अभी समझाया, यानी आप मान लो कि ये हैं दोनों समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे आपस में, जिनकी तीनों भुजाएं कैसे होंगे आपस में, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं आपस समरूप होते हैं। यानी आप देखो अब ऐसे व्रत एक वर्ग ले लो, अब उसने कहा कि ऐसा उदाहरण लो जो कि एक वर्ग ले लो, दूसरा क्या ले लो आप आयत ले लो और आयत, तो आपस में कभी भी समरूप हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक त्रिभुज ले लो, एक व्रत ले लो, तो भी कैसे होंगे बस ऐसे उदाहरण ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं दे रहा हूँ वही हूँ, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, बस आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है, आपको ये बताना है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं है। तो देखो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, तो इसने दो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और एक दिया हुआ ये, .5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, राइट। ये है, तो बताना है दोनों चतुर्भुज कैसे हैं आपस में, समरूप है या नहीं है, समरूप है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है आपको। यानी दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे यदि इनके क्या होगा, एस पी बटे कितना हो जाएगा ए डी, डी ए कह सकते हो या ए डी कह सकते हो, आर क्यू बटे कितना होता है सी डी हो सकता है या सी बी हो सकता है, और एस आर बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे डी सी हो सकता है, और पी क्यू बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो सकता है। एस पी कितना है यहाँ पे, एस पी जो है 1.5 सेंटीमीटर बटे 3, आर क्यू कितना है आपके पास 1.5 है ये तो, और ये कितना है आपका 3 है, 1.5 बटे 3 और ये 1.5 बटे 3। आपको बताए यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से यहाँ जीरो बढ़ेगा, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा जीरो, यहाँ बढ़ेगा जीरो, यहाँ बढ़ेगा जीरो, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 बटे 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 बटे 30, यहाँ कितना हो जाएगा 15 बटे 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 बटे 30। 30 होगा नहीं, एक जीरो और बढ़ेगी यहाँ पे, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगी सबके नीचे। तो अगर मैं 15 से काटूंगा यहाँ पे जीरो बढ़ गई, यहाँ पे 15 से काटूंगा यहाँ पे, 15 से काटूंगा यहाँ पे, 15 से काटूंगा कितना आ जाएगा यहाँ पे
1/20 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/20 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20। यानी इनके संगत भुजाओं के अनुपात कैसे आ रहे हैं, आपस में समान आ रहे हैं। या आप इसको सॉल्व कैसे भी कर सकते हो, यानी आपको पता है 1.5 का जो आप 1.5 से काटोगे तो 30 जो आपको 3 दिया तो 30, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 15, यहाँ 0 पहले ही बढ़ा दी थी मैंने, है ना, 0 पहले ही बढ़ा दी थी। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा, सबका 1/2 और 1/2, राइट। ये 1/2 1/2 सब में आ जाएगा, राइट। 1/2 आया तो यानी प्रत्येक दोनों के अनुपात कैसे हैं, बराबर। तो आप ये देख रहे हो कि भाई इनकी संगत भुजाएं तो आपस में संगत अनुपात तो उनका बराबर आ रहा है, लेकिन देखने में प्रतीत हो रहा है कि इनके जो कोण है ना वो दोनों बराबर होंगे। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं कि अतः दो चतुर्भुजों की भुजाएं समान अनुपात में है, अनुपातिक नहीं कहते, अनुपात में है, लेकिन देखने से प्रतीत होता है कि संगत कोण बराबर नहीं है, राइट, बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज कौन सा बेटा, PQRS तथा चतुर्भुज कौन सा आपका ABCD समरूप नहीं है, राइट। यानी आपको दिख रहा है कि यहाँ कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात तो बराबर है, लेकिन कौन इनका लग रहा है कि एक छोटी आकृति एक बड़ी आकृति समान नहीं होंगे, इसलिए दोनों आकृतियां कैसे होंगी, समरूप नहीं होंगी। समझ रहे हो, पहली हमने इंट्रोडक्शन के साथ विद बहुत डीपली इंट्रोडक्शन के साथ हमने समझी है कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, और आपको समझ में भी आई होगी, आशा करता हूँ। और बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट में बहुत गहराइयों से सजाता हुआ, मतलब बहुत अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ मैं आपको। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई भी दिक्कत है। वैसे तो मुझे लगता है मैं इतने अच्छे से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पूरे प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और फिर जुड़ते हैं एक अगले एक्सरसाइज का 6.2 के साथ बेहतरीन तरीके से। एंड नाउ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।